अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के लिए ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू मैनिफेस्टेशन। और ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू मैनिफेस्टेशन में हमें पता है बेटा कि ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे ऑर्गन्स की बनी हुई है, टिश्यूज़ के बने हैं और सिस्टम्स के बने हैं। लेकिन हर एक पैथोजन जो है डेवलप करता है अपनी अडेप्टेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। यानी जब वो पैथोजन जो इन्फेक्ट करता है किसी जगह, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को करेगा या टिश्यू को करेगा या पूरे सिस्टम को करेगा। और किसी केसेस में यानी कहीं पे हम देखने को मिलता है इन्फेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिसिटी डिपेंड करती है पोर्टल ऑफ एंटिटी। यानी ऐसा तो नहीं है, लेकिन पैथोजेनिसिटी या सीवेरिटी जो है हार्म की, ये डिपेंड करती है किस पे बेटा, टिश्यू कौन सा डिस्ट्रॉय हुआ और क्या टॉक्सिन्स उन्होंने रिलीज़ किए। यानी जो पैरासाइट्स आए, जो पैथोजेंस आए, उन्होंने कौन से टॉक्सिन्स रिलीज़ किए। ठीक है बेटा। दूसरा जो है बेटा पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं बॉडी में बहुत सारे रूट्स के ज़रिए। यानी अगर ये एंटर हुआ नोज़ के ज़रिए तो ये तब पता है कि ये लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है। अगर ये एंटर हुआ माउथ के ज़रिए तो ये पास हो जाएगा सीधे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और कॉज कर सकता है टाइफाइड, डायरिया या कोई हेलमिंथिक इन्फेक्शन। कुछ माइक्रोब्स जो है जैसे वायरसेस है वो लिवर तक पहुंचते हैं और जॉन्डिस करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसका इन्फेक्शियस एजेंट जो है कि पर्टिकुलर ऑर्गन का, ये डिपेंड करता है रूट ऑफ एंट्री पे। यानी इसका मतलब है पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिसिटी में हम ये कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं अलग अलग रूट से जाते हैं, चाहे नोज़ से गया, माउथ से गया। लेकिन यहाँ पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है पहुँचे पर्टिकुलर ऑर्गन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ एंट्री खाली। ठीक है बेटा। तीसरा जो है बेटा उसको हम कहते हैं नॉन पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। जैसे हमारे पास प्लाज्मोडियम है, यानी जो मलेरिया कॉज करता है, वो खून में जाता है लेकिन फिर वहाँ से लिवर के अंदर जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए, फिर वहाँ से आरबीसी सेल्स के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास वायरस है जो कॉज करता है एक बीमारी जिसको कहते हैं जापानीज़ एनसेफेलाइटिस। जापानीज़ एनसेफेलाइटिस मीन्स हो गया ब्रेन फीवर। ये एंटर होता है मॉस्किटो के थ्रू, यानी जब मॉस्किटो बाइट करता है इन ब्लड और फिर ये पहुंचता है ब्रेन तक। या एल्फेंटियासिस, वर्म एंटर हो जाती है थ्रू मॉस्किटो बाइट इन द ब्लड, फिर लिम्फ वेसल्स में पहुंचता है। या एचआईवी जो है, जो एड्स कॉज करता है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए या फिर स्प्रेड होता है लिम्फ नोड्स या पूरे जिस्म के अंदर। ऐसे किस्म का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एंटर होना, उनको कहते हैं नॉन पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन्स एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी। चाहे हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन हो, या पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिसिटी हो, या नॉन पोर्टल रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी हो, हर एक के पास जो है, यानी हर एक के पास हमारे पास क्या है, हमारे पास साइंस होते हैं और सिम्टम्स होते हैं। यानी इसका मतलब बेटा साइंस और सिम्टम्स जो है डिजीज़ की, ये डिपेंड करती है किस टिश्यू में या किस ऑर्गन्स पे माइक्रोब्स ने टारगेट किया। फॉर एग्जांपल बेटा अगर ब्रेन टारगेट हो गया तो हम हेडेक देखेंगे, वॉमिटिंग देखेंगे या अनकॉन्शियसनेस देखेंगे। लेकिन अगर लंग्स के अंदर टारगेट था, यानी पैथोजेंस को टारगेट लंग्स थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम्स कफ हो सकती है या ब्रेथलेसनेस हो सकती है। लेकिन जब लिवर टारगेट किया जाता है तो तब जो है बेटा जॉन्डिस हो सकता है। इवन इसी तरीके से अगर लिम्फ नोड्स को टारगेट किया गया तो लिम्फोसाइट प्रोडक्शन जो है तब डाउन हो सकती है। या इसी तरीके से बेटा अगर एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा टारगेट किया गया वर्म से, उससे क्या हो जाती है, भूख मिट जाती है, एब्डोमिनल पेन भी जो है हो सकती है। ठीक है बेटा। उसके बाद
सीवियरिटी कितनी होगी बीमारी की, यानी डिजीज़ जो है बेटा हमारे जिस्म के अंदर स्प्रेड होती है जब माइक्रोब एंटर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर अच्छे खासे तादाद में, क्योंकि बेटा अल्लाह ताला ने हमें एक प्रोटेक्शन रखी है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी बीमारी से। लेकिन डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर जब वो माइक्रोब्स जो है बॉडी के अंदर सफिशेंट नंबर में होंगे, जिनको हम कहते हैं इन्फेक्टिव डोज, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, इन्फेक्टिव डोज। सो सीवियरिटी जो है डिजीज़ मैनिफेस्टेशन की, ये डिपेंड करते हैं कितने नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स हमारे पास इन्फेक्टिव डोज के ऊपर गए हैं। अगर ये स्मॉल है तो डिजीज़ छोटी हो सकती है, या माइनर या अननोटिस्ड, यानी हमें समझ भी नहीं आएगा। इसके बगैर टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक इफ़ेक्ट कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ का है, उसमें हमारे पास कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स है। ये डिपेंड करता है पेशेंट का इम्यून सिस्टम भी क्या है। पेशेंट का इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है, एक्टिवेटेड, अगर अच्छा एक्टिवेटेड है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है इन्फेक्शन के। और सिमिलरली बेटा अगर एक्टिवेटेड बॉडीज़ इम्यून सिस्टम जो है उन्होंने रिक्रूट किया बहुत सारे सेल्स को और इफ़ेक्ट किया टिश्यूज़ को, तो ताकि वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करे, और इसको हम कहते हैं, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हमारे इम्यून सिस्टम की, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में जो है स्वेलिंग, पेन या इफ़ेक्ट्स, जैसे हमारे पास HIV इन्फेक्शन है वो हमारे पास टिश्यू स्पेसिफिसिटी की तरह से है, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि वायरस वो अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को ही और डैमेज करता है उसके फंक्शंस को। इसकी वजह से क्या है बेटा, बॉडी जो है उस इंसान की वो फाइट नहीं कर पाती है, इवन अगर माइनर इन्फेक्शन भी होगा या स्मॉल इन्फेक्शन भी होगा, और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कॉमन कोल्ड है, उसको कॉमन कोल्ड तो थोड़ा सा बीमार होता है, लेकिन ये उसको कन्वर्ट कर सकता है निमोनिया में। या अगर गट में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से उसको डायरिया हो सकता है, या ब्लड अल्टीमेटली लॉस हो सकता है, क्योंकि इस इंसान को इम्यूनिटी जो इसको बचा देती, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बेटा मैंने क्लास में बता दिया है, जब जब हमारे पास ये जो है हमारे पास जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको जो है ज़रूरी होता है बच्चे को दूध पिलाना, क्योंकि उसके अंदर जो है बेटा उस दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं, यानी उस दूध के अंदर वो प्रोटीन होता है जो उसके इम्यून सिस्टम को बचा देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। तो क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है, तो इसी तरीके से इम्यूनिटी का भी एक ख़ास रोल अदा करता है। सो ये इन्फेक्शन जो है पर्सन को किल कर सकते हैं, यानी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स यानी HIV। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती है, हमारे पास तो दो किस्म की ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। एक सबसे पहला हमारा होता है टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़, यानी जो प्रिंसिपल ट्रीटमेंट्स हैं, प्रिंसिपल ट्रीटमेंट हमारे पास ये होते हैं दो तरीके के। एक तो हम रिड्यूस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़, यानी ये हम किस तरीके से करते हैं, हम देखते हैं इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी हम इसको वो ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मेडिसिन्स ली है जो फीवर को डाउन करेंगे, पेन को रिड्यूस करेंगे, या लूज़ मोशन अगर है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, या किसी को बोलेंगे बेड रेस्ट करो ताकि उसकी एनर्जी जो है कंजर्व हो जाएगी। ये चीज़ें क्या करेंगे, ये स्टेप्स क्या करेंगे, ये स्टेप्स इंसान को फोकस करेंगे उसको हील करने में, ठीक है बेटा। लेकिन वैसे सिम्टम्स जो डायरेक्टली ट्रीटेड होते हैं खुद ही, और उसके लिए हमें कोई यानी उनको लिए सफिशेंट नहीं होता है कि उनको हम रिमूव करेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो उस सूरत में हम ना ही हमें ज़रूरत होती है इनको किल करने की, बस खाली हमें रिड्यूस करना होता है। लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट है जहाँ पर हमें ज़रूरी है किल करना माइक्रोब को, यानी पैथोजन को, और उसको हम कहते हैं टू किल द कॉज ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन, यानी पैथोजन जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिजीज़ किया। ऊपर हमने खाली रिड्यूस किए इफ़ेक्ट्स, तो उसके लिए जो कॉमन मेथड है डिजीज़ किल करने के लिए, तो हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास बेटा अलग अलग ग्रुप्स के देखने हैं कि ये क्या, ये कॉजेटिव एजेंट वायरस है, ये कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है, कि ये कॉजेटिव एजेंट फंजाई है,
कि प्रोटोजोन है। यानी इसका मतलब हुआ कि हमने जैसे क्लास 8th में पढ़ा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है कैटेगरीज में, इसमें हम देखना है कि किस तरीके से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिजीज़ हुई है। और हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ अलग जो है एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है, और हमारे पास हमारे सेल्स के लिए अलग अलग पाथवेज होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम जो है इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं किन से बेटा, एंटीबायोटिक्स से। किन से बेटा, एंटीबायोटिक्स से, या वो ड्रग्स जो किल कर सकते हैं प्रोटोजोन्स को, मलेरियाज को, या वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं अगर वायरल कोई डिजीज़ हो। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया या फंजाई। उन्होंने क्या करते हैं, वो किल करते हैं ग्रोथ ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या उनको ग्रो होने से बचा लेते हैं, यानी किल करते हैं। तो ये सबसे पहले किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, जिसने सबसे पहला यानी जो बेटा हमारे पास एंटीबायोटिक डिस्कवर किया जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है बेटा, सो हमारे पास लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन या एंटीवायरल बैक्टीरियल ड्रग्स डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए वायरस जो है उसका अलग मैकेनिज़्म है। उन चीज़ों के लिए हमारे पास क्या है बेटा, अलग तरीके से इस्तेमाल करने होते हैं। हमारे पास उसमें अगर हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स जो है अवेलेबल है अभी, ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में जब भी हम ट्रीट करेंगे किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को, हमारे पास क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जब भी किसी इंसान को डिजीज़ होगी, यानी वंस ए पर्सन सफ़र्स फ्रॉम ए डिजीज़ और उसके बॉडी फंक्शन जो है वो कभी मतलब फंक्शन करना छोड़ देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है ऐसी बीमारी हो गई जो कभी भी कंप्लीटली रिकवर नहीं होगी। जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कभी कभार किसी को ट्रीटमेंट टाइम लगाता है, तो उसको पेशेंट को बेड पे ही रहना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन को पोटेंशियल होना चाहिए, यानी इन्फेक्टेड पर्सन को पोटेंशियल होता है ये इस डिजीज़ को स्प्रेड कर सकता है कम्युनिटी में। जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं प्रिवेंट करना इन्फेक्शियस डिजीज़ को। एक को हम कहते हैं जनरल वे, दूसरे को हम कहते हैं स्पेसिफिक वे। जनरल वेज में हम देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए, सैनिटेशन। यानी सैनिटेशन में आपको पता है पब्लिक हाइजीन जो है प्रिवेंटिव इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, यानी गार्बेज हो, पोल्यूटेड वाटर हो, एक्सपोज्ड फूड हो, या बाकी सारी चीज़ें, इसके लिए हमें जब भी हम सैनिटरी करेंगे सराउंडिंग में, इससे ये डिज़ीज़ प्रिवेंट नहीं हो जाए, यानी एयरबॉर्न हो या इसकी वजह से ये डिज़ीज़ नहीं हो सकती है। या बेटा हम वेक्टर को ही ख़त्म करेंगे, यानी इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी जो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखेंगे। और जो वहाँ पे यानी जहाँ पे ब्रीडिंग वेक्टर्स हो सकते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, वेक्टर्स को किल करेंगे अलग अलग मेथड से, उसको हम कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स। या हम स्टरलाइजेशन करेंगे, यानी जहाँ पर पेशेंट बैठा है या वो चीज़ें यूज़ करता है उनको हम स्टरलाइज करेंगे सोप से, फिनाइल से, डेटॉल से, या एंटीसेप्टिक लोशन से, जहाँ पर हमें ज़रूरत है वो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। या बेटा हम क्या करेंगे, जिस इंसान को बीमारी हो गई उसको हम अलग रखेंगे, आइसोलेशन करेंगे, और हर एक इंसान को जानियाब करेंगे, नॉलेज दे देंगे, एजुकेट करेंगे कि क्या बात होती है। जैसे अभी बेटा कोविड-19 चल रहा है, एपिडेमिक है, पूरे ग्लोबल लेवल पे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या किया गया, बार बार सैनिटेशन की जाती है, हमें रिकमेंड किया जाता है कि सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करो, या जहाँ पर भी आपको कहीं पे स्टरलाइजेशन करो, अगर भी कोई पेशेंट है तो उसको आइसोलेट करो, उसके साथ टच मत करो। और सबसे पहले हमें उसकी तालीम दे दी, और उसके बाद बेटा यहाँ पर भी हमें प्रॉपर और सफिशिएंट फूड लेना चाहिए, यानी हमें उस बीमार को भी जब हम अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, सफिशिएंट फूड ले लेंगे, जिसकी वजह से हर एक इंसान सेहतमंद रह सकता है। लेकिन ये सारी वेज जो थी जनरल वेज थी।
और एक जो है स्पेसिफिक वेज थी। स्पेसिफिक वेज जो इन्फेक्शन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इम्यून सिस्टम की, यानी यूजुअली जो हमारे सिस्टम के साथ फाइट करता है। जैसे बेटा अगर हम देखेंगे स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है, और नाउअडेज जो है स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर हम 100 साल पहले जाएंगे, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी, ये कॉमन थी और लोग इससे डरते थे। जिस इंसान को भी स्मॉल पॉक्स होता था उसके साथ कोई बैठता नहीं था। ठीक है बेटा, जैसे अभी कोरोना वायरस है, सारे भी डरते हैं। और वैसे एपिडेमिक्स में पीपल को यानी वो इतने खौफज़दा होते हैं, वो इस पेशेंट के नज़दीक भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं उनको बीमारी में ना लग जाए। तो इसलिए बेटा जब हमारे पास ये चीज़ देखते हैं उनको बीमारी ना लग जाए, तो आखिरकार जो है लेकिन ये देखा गया एक ग्रुप जिन्होंने स्मॉल पॉक्स से पहले सरवाइव किया था, तो फिर उनके पास बहुत ही खौफज़दा था। और या हम देखेंगे स्मॉल पॉक्स जो है ये ऐसा है कि ये वो बीमारी नहीं थी कि जो बार बार हो जाए, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, जब किसी को एक बार बीमारी हो जाती है, दूसरी बार बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको यानी उस माइक्रोब के लिए रिस्पॉन्ड करता है, और उसको जैसे फर्स्ट टाइम उसको ख़त्म किया था इस तरीके से प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती है। लेकिन बेटा इसका मतलब है ये सारा किस बुनियाद पे होता है? इम्यूनाइजेशन के बुनियाद पे। क्या बुनियाद पे? इम्यूनाइजेशन के बुनियाद पे, यानी हमारी इम्यूनिटी कैसी होती है। और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ये स्पेसिफिक वे होती है। अब आप कहोगे कि इम्यूनाइजेशन किसको कहते हैं? इम्यूनाइजेशन हो गया, जैसे हिंदुस्तान में भी चाइना में भी मेडिकल सिस्टम जो है क्या करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, और उन्होंने देखते हैं कि इस इम्यूनाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे। 2 सेंचुरी से पहले इंग्लिश फिजिशियन था जिसका नाम था एडवर्ड जीनर। उसने रियलाइज़ किया कि मिल्क मेड्स जिनको यानी काउपॉक्स था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, इवन दौरान एपिडेमिक्स भी, यानी जब एपिडेमिक्स थी, जब हर कोई इंसान डरता था किसी के पास जाने में, तब उन्होंने देखा कि मिल्क मेड्स को जिनको काउपॉक्स था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स एक माइल्ड डिजीज थी, जीनर ने डिलिबरेटली ट्राई किया, उसने काउपॉक्स यानी उन्होंने क्या किया, उसने काउपॉक्स दिया उनको लोगों को, और देखा कि वो स्मॉल पॉक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गए। तो इसी की वजह से स्मॉल पॉक्स वायरस जो है क्लोजली रिलेटेड है, किसके रिलेटेड? काउपॉक्स के। काउ जो है, काउ इज़ अ वैका लैटिन में, काउपॉक्स इज़ अ वैक्सीनिया। ठीक है बेटा, जिनके रूट से हमारे पास वैक्सीनेशन निकाला गया। ठीक है बेटा, समझ आई बात? सो इसी तरीके से हमारे पास वैक्सीन्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास एंटीबॉडी जो है प्रोवोकिंग एजेंट्स, उनको हम वैक्सीन्स कहते हैं। वैक्सीन हमारे पास इस्तेमाल होता है एंटीजन प्रिपरेशन करने में, या एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस या वीकनेड या डेड पैथोजेंस हम उसमें ले लेते हैं, जिनको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी हेल्दी पर्सन के लिए, और वो उसको टेम्पररीली या परमानेंटली इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट वो डिजीज़। देखो बेटा H1N1 जो है, इसी तरीके से बहुत सारे बीमारियां हैं, जब इंसान पहले ही उसके लिए क्या करता है, वैक्सीन करा लेता है। सो वो वैक्सीन क्या करता है, वो वैक्सीन उसको इंड्यूस करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो वैक्सीन्स आजकल अवेलेबल है पूरे इंसान को बीमारियों को से बचाने के लिए, जैसे टिटेनस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, मीजल्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, मम्प्स है, और ये सारे जो है इसके लिए क्या होता है बेटा, वैक्सीन्स। इवन आपको पता है बेटा, छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन्स कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन किसको हम कहते हैं? ये वो टेक्निक है जहाँ पर हम डेवलप करते हैं इम्यूनिटी एक इंडिविजुअल के अंदर, यानी विदाउट एनी इन्फेक्शन। सो इस वैक्सीनेशन में क्या होता है बेटा, ये वो प्रिपरेशन है एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन या वीकनेड या डेड पैथोजन का, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं इंसान के अंदर, जिसको ज़रूरत होती है टू बी इम्यून, यानी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल हम देते हैं BCG, पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमिलाइटिस, ये जो है बेटा अलग अलग इनके लिए हमारे पास
वैक्सीनेशन है। इवन हमारे पास रैबीज़ यानी अगर किसी को कुत्ता काटता है, रैबिड डॉग या रैबिड एनिमल, उसको हम रैबीज़ कहते हैं यानी हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रैबीज़ वायरस भी जो है स्प्रेड होता है इसी की वजह से। अगर किसी को इन्फेक्टेड डॉग ने या किसी रैबिड एनिमल ने काटा तो हमारे पास इसके लिए भी एंटी रैबीज़ वैक्सीन होते हैं, ह्यूमन्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। ठीक है बेटा। सो बेटा इससे जो है हमारे पास पार्ट फर्स्ट जो है यानी किस तरीके से ये बीमारी हो सकती है, यानी ऑर्गन स्पेसिफिक है या पोर्टर रिलेटेड है या नॉन पोर्टर रिलेटेड है, इसकी साइंस क्या है होती है, सीवियरिटी डिजीज़ की किस बुनियाद पे आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट को किस तरीके से हम रिड्यूस करेंगे या हमें किल करने की ज़रूरत है, और प्रिवेंशंस किस तरीके से, जनरल प्रिवेंशंस क्या है, स्पेसिफिक वेज क्या है, और इम्यूनाइजेशन कब देनी पड़ेगी, वैक्सीन्स का क्या मसला है, वो सारा हमने इसमें बेटा देखा। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको और एक क्लास में बात करूँगा कि कैसे पैथोजेन्स डिजीज़ कॉज करते हैं और क्या क्या कॉमन डिजीज़ हैं, यानी वायरल डिजीज़ क्या क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है, प्रोटोजोन डिजीज़ क्या क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। टिल देन अस्सलाम।